क्यों नहीं ये बंद कर? चलिए अटेंडेंस सेकंड सेशन में साद बिन मुजाहिद नहीं है। अच्छा, मोहम्मद फिजा इसहाक, फिजा इसहाक प्रेजेंट है, ठीक है। मोहम्मद फैसल, ठीक है, प्रेजेंट है। अलीना फहीम, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर खान, सही है, प्रेजेंट है। ये उमर खान है या उमर खान लिखा है? उमर खान, अच्छा, ये यू से या ओ से, ठीक है। मोहम्मद शगील, सही। मोहम्मद शगील नहीं है। अच्छा, मुस्तफ़ा पहले में तो आ गए थे, लेट आए थे, लेकिन अभी नहीं नजर आ रहे। सफरिया फैसल, ठीक है, प्रेजेंट है। अर्श मोमिन, सही है, प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद उमर सिद्दीकी, शेख मोहम्मद उमर शाहिद, सही है, प्रेजेंट। शेख आयशा शाहिद, अच्छा। जकवान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जुबैर अख्तर प्रेजेंट है, ठीक है। हमजा कमाल, ठीक है, प्रेजेंट है। हाफिज मोहम्मद जफीर, नहीं। अच्छा, जफीर आ गए, ठीक है, प्रेजेंट मार्क कर दिया, सही है। अच्छा, मोहम्मद उमर सिद्दीकी, ठीक है, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद तकी रजा, उमर सिद्दीकी प्रेजेंट है, ठीक है। सैयद मोहम्मद तकी रजा नहीं है, ठीक है। सेकंड सेशन में जो एब्सेंटीज़म के नाम है, साद बिन मुजाहिद, मोहम्मद शागिल, मुस्तफ़ा, मोहम्मद असद सनाउल्लाह और सैयद मोहम्मद तकी रजा। ये लोग सेकंड सेशन में नहीं है। बाकी प्रेजेंट है। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी, उस पे आते हैं।
असद सनाउल्लाह ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इनकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा स्लाइड ये अच्छा, ब्रेक से पहले हम यहाँ पर ही थे, जावा वर्चुअल मशीन के बारे में बात हो रही थी, JVM। तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वो, तो वो जावा के अंदर होता है क्या है, जावा में जावा का प्रोग्राम जो है ना वो कहीं भी चल जाता है। देखो आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो ना, एंड्रॉयड का यही कमाल है, एंड्रॉयड जावा में लिखी गई है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जावा के ऊपर जो है इसको कोड किया गया है। तो एंड्रॉयड जो है ना वो हर मशीन पे चल जाएगा, किसी भी मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड जावा का प्रोग्राम, जावा का जो एंड्रॉयड है ना वो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो अपनी मशीन यूज करता है, जावा वर्चुअल मशीन। हाँ सनाउल्लाह, आपकी अटेंडेंस लगा दी, असद सनाउल्लाह। तो वो अपनी मशीन यूज करता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। क्या मतलब कि वो अपनी वर्चुअल मशीन होती है, एक तरह से वो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर नहीं देख रहा होता, या प्रोसेसर का जो है वो देख नहीं रहा होता, बल्कि वो अपना ही कोड जनरेट करता है, क्योंकि प्रोसेसर तो अपने कोड जो है वो अपना कोड जो है वो समझते हैं। तो प्रोसेसर की जबान में बात करेंगे तो जाहिर है जावा का प्रोग्राम हर जगह नहीं चलेगा, तो जावा ने अपना ही कोड बनाया है जिसका नाम रखा है उसने जावा बाइट कोड। जावा बाइट कोड, ये जावा का अपना कोड है, ठीक है। यानी कि जावा का प्रोग्राम जो जावा में आप लिखते हो वो जावा बाइट कोड से कन्वर्ट होके फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 10 में कन्वर्ट हो जाता है। मशीन 10 करके वो माइक्रो प्रोसेसर के हवाले कर देता है। आप माइक्रो प्रोसेसर कोई सा भी हो, उन सब पे जावा का कोड चल जाएगा, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर को 10 में कन्वर्ट करके दे देता है। माइक्रो प्रोसेसर अपनी जबान के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो जावा का प्रोग्राम इसलिए कहते हैं वो हर मशीन पे चल सकता है, क्योंकि जावा का प्रोग्राम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी वर्चुअल मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन, और उसका अपना बाइट कोड है, जावा बाइट कोड, जिसके अंदर जावा का लिखा हुआ प्रोग्राम इस कोड में कन्वर्ट कर देता है और जावा वर्चुअल मशीन के जरिए, ठीक है। तो इस तरह इसलिए जो है ना जावा का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, ठीक है, उस सब पे जावा का प्रोग्राम चल जाएगा। तो जावा की कामयाबी का राज यही है, ठीक है, कि वो अपना बाइट कोड प्रोड्यूस करता है, उसके अपनी वर्चुअल मशीन है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये जावा वर्चुअल मशीन वो उसको लो लेवल लैंग्वेज की तरह, एक तरह से वो मशीन कोड जनरेट करता है और उसको चला देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी मशीन को डिकोड कर, उसके कोड को डिकोड करने के लिए। तो इसलिए कोई सा भी मोबाइल हो, एंड्रॉयड की कामयाबी की वजह भी यही है कि वो हर मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि उसकी अपना बाइट कोड है, अपनी वर्चुअल मशीन है। तो इसकी कोई सा भी मोबाइल हो, जावा एंड्रॉयड सब पे चल जाएगा, क्योंकि वो जावा पे लिखा गया है। तो जावा पे जो भी प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन को प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो सारे के सारे सिस्टम इंडिपेंडेंट होंगे, किसी खास सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं किए गए, बल्कि हर सिस्टम पे चल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई जावा वर्चुअल मशीन वाली? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? कोई है तो बात कर लीजिए। यस सर। तो जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि वर्चुअल मशीन के लेवल्स होते हैं, वर्चुअल मशीन 0, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, ठीक है। तो लेवल 1 के ऊपर सारी डिजिटल लॉजिक होती है, और लेवल 2 पे के ऊपर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2, अभी यहाँ पर ये देखो इस स्लाइड के ऊपर। तो पहले लेवल पे क्या है, डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक का मतलब क्या है, यहाँ पर सारी बाइनरी नंबर्स है ना, 10 10 10 10 10, वही बाइनरी नंबर्स है, ठीक है। उसी को कहते हैं डिजिटल लॉजिक। डीएलडी आपने पढ़ चुके हो, उसमें आपको पता है डिजिटल लॉजिक क्या होती है। तो सारे लो लेवल के ऊपर सारे बाइनरी नंबर्स ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस पे तो प्रोग्रामिंग करना बड़ा मुश्किल है कि अगर आप डिजिटल लॉजिक पे 10 पे प्रोग्रामिंग करोगे तो बड़ा मुश्किल है। हकीकत में मशीन लैंग्वेज वो यही होती है, जिसको मतलब मशीन लैंग्वेज ये वो है जो कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 10 की फॉर्मेट के ऊपर इसको प्रोड्यूस कर देता है।
माइक्रो प्रोसेसर समझता किसको है? माइक्रो प्रोसेसर समझता है अपने कोड को। इस कोड का नाम दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि ये वो कोडिंग स्कीम है जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है। जैसे इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी कोडिंग स्कीम होगी, वो समझेगा कि भाई इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कोड आ गया उसके पास B8, अब B8 एक कोड है, इसका मतलब हो सकता है ये हो कि एक वेरिएबल की वैल्यू एक रजिस्टर में शिफ्ट करो और उसकी शिफ्ट करने के बाद उसको जो है दिखा दो स्क्रीन पे। अब ये सारा काम इस एक कोड में आ गया। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना अपनी कोड, जो उसमें कोड डिफाइंड होते हैं उन कोड के जरिए से वो इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रिएट करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहलाता है, ISA। आपने जो कोड, आपके लिए इस पे भी कोड करना मुश्किल है क्योंकि ये कोड याद रखना आसान नहीं है। B8, 5, 6, ये F2 इस तरह के कोड आते हैं। इस तरह के कोड पे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, मतलब मुश्किल हो जाता है वो। हमें समझ में नहीं आएगा कि किस कोड के पीछे क्या लॉजिक चल रही है। तो असेंबली लैंग्वेज पे काम करना आसान है। असेंबली लैंग्वेज हमारे लिए बनाई गई है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी हद तक जो है ये चीजें दी गई हैं कि भाई थोड़ा बहुत काम आप इंस्ट्रक्शन के जरिए कर लो, बाकी आप माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर यूज कर लो। ठीक है, जैसे आपने लिखा होगा लैब के अंदर, ये कमांड की होगी आपने, मूव, ये दी है, दिखाया होगा आपको, मूव EX। सर स्ट्रिंग प्रिंट की थी और सम ऑफ टू नंबर्स किया था। स्ट्रिंग प्रिंट की थी और सम ऑफ टू नंबर्स। हाँ, सम ऑफ टू नंबर्स में ऐसे किया होगा ना, मूव EX5, ये किया था। यस सर, रजिस्टर में सेव कराई थी एक दो तो 5 की रजिस्टर उसमें। वैल्यू कहाँ चली गई? EX क्या है? रजिस्टर है। अब रजिस्टर ये कहाँ पर है? रजिस्टर ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। इसके बारे में बहुत सारी तफसीलात है, मैं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये रजिस्टर कहाँ पर है? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है। और इसमें आपने वैल्यू 5 को सेव करवाया। अब मूव जो है ना, मूव ये एक तरह से इंस्ट्रक्शंस आपके लिए एक तरह के कीवर्ड बना के दे दिया आपको, ताकि आप काम कर सको। क्योंकि B8 पे काम करना मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह कर सकते हो मूव, और कुछ हद तक आपने जो है माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर यूज कर लिया, कुछ हद तक आपने एक लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट यूज कर लिया। तो इस पे आप कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना आसान है, और हम कर सकते हैं रिलेटिवली। इस आइजा के ऊपर, इंस्ट्रक्शन से आर्किटेक्चर पे प्रोग्रामिंग करना बहुत मुश्किल है। तो आप जो असेंबली लैंग्वेज का जो है लेवल है, इसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो। इससे फिर अपर लेवल कौन सा है? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो C#, पाइथन वगैरह जो आप बता रहे थे। तो ये कोडिंग, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड किसमें कन्वर्ट होता है? असेंबली में। असेंबली लैंग्वेज का कोड किसमें कन्वर्ट होता है? आइजा में। आइजा का कोड किसमें कन्वर्ट होता है? 10 में, डिजिटल लॉजिक। ये सारे लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो काम कर रहे होते हो C# वगैरह पे, वो काफी दूर होता है मशीन से। मशीन का लेवल तो ये है, आप C# पे यहाँ काम कर रहे होते हो, और जो भी आप काम कर रहे होते हो C# पे, आपने कोई छोटा सा कोड लिखा, उस कोड लिखने के बाद आपने उसको क्या करते हो? जब कोड लिखने के बाद उसको चलाना होता है तो क्या करते हो? C# का कोड अगर चलाना है, लिखने के बाद क्या करते हो? कैसे चलता है? कंपाइल कर। कंपाइल करते हैं, बिल्कुल सही बताया, कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये लफ्ज यूज हुआ है कंपाइल का। तो कंपाइल कौन करेगा? कंपाइल कौन करेगा? कंपाइलर। कंपाइलर, बिल्कुल सही बताया। कंपाइल करेगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर कंपाइल करके क्या करता है पता है? कंपाइलर कंपाइल करके उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वो पूरा कोड जो है कंपाइल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज का कोड जब आप चलाओगे, रन करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? यानी कि असेंबली लैंग्वेज का कोड, अगर आपको असेंबली लैंग्वेज के कोड से आपको इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करना है, इस कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मैंने मूव EX5, ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है। इसको आप जब चलाओगे, कन्वर्ट होगा ये कोड में, तो ये कौन करेगा? असेंबली लैंग्वेज कोड, असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कोडिंग में कौन कन्वर्ट करेगा? यहाँ तो कंपाइलर कर रहा था हाई लेवल का, असेंबली में ये तो काम कंपाइलर कर रहा था। यहाँ बीच में क्या आएगा पता है? इंटरप्रेटर सर। नहीं, इंटरप्रेटर नहीं है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर यहीं पर ही लाए करेंगे, हाई, जहाँ कंपाइलर लाए कर रहा है। या कंपाइलर भी आ सकता है, इंटरप्रेटर भी आ सकता है। ठीक है, दोनों आ सकते हैं यहाँ।
लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, असेंबली से आइजा में कन्वर्जन, ये काम करेगा असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज का कोड आप कंपाइल नहीं करते, असेंबली लैंग्वेज का कोड आप असेंबल करते हो। आपने रन किया होगा लैब में, आपको दिखाया होगा रन करके, और रन जो कर रहा है ना वो कंपाइल नहीं कर रहा, वो असेंबल कर रहा है। क्योंकि अब वो कंपाइलेशन का प्रोसेस तो आप कंपाइलेशन के प्रोसेस से आगे बढ़ के यहाँ काम कर रहे हो, आप इस लेवल पे काम कर रहे हो। जब आप असेंबली में काम कर रहे होते हो तो आप हकीकत में कंपाइलेशन के बाद का काम जो है ना वो कर रहे होते हो। बात समझ में आ रही है? कंपाइलेशन के बाद का काम आप कर रहे होते हो, जो कि असेंबली लैंग्वेज का काम होता है, यानी कंपाइलर जो काम कर रहा होता है, करके देता है असेंबली को, वो काम आप कर रहे हो असेंबली लैंग्वेज में। यानी कि दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो आपका कोड मशीन से बहुत करीब है, ठीक है, आपका कोड फास्ट है, क्योंकि आप हाई लेवल पे नहीं काम कर रहे, आप असेंबली पे काम कर रहे हो, और अपने कोड को आप असेंबल करके किसमें डायरेक्टली प्रोड्यूस कर दोगे, आइजा के अंदर इंस्ट्रक्शन कोड में। ये कोड बनना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी ये कोड कैसे बन रहा है। इस तरह के कोड बनना शुरू हो जाते हैं, और ये कोड जो है, ये जो है कोड माइक्रो प्रोसेसर समझता है। और फिर माइक्रो प्रोसेसर, अब ये वो क्या है, इसके लिए फिर डिजिटल लॉजिक में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि बी आपको पता है, ये जो कोड होता है ना ये हेक्सा में होता है, ये कोड हेक्सा में है। तो हेक्सा के अंदर आपको पता है बी किसको कहते हैं हम हेक्सा में, 11 को, बी 11 को है। 11 को कैसे लिखेंगे, ये 11 ऐसे लिखेंगे ना, ये 11 है ना बाइनरी में, आता है ना ये करना। ये मैंने 11 लिखा है बाइनरी में, 1 2 4 8, 8 9 10 11, तो ये 11 बन गया, बी बन गया। 8 कैसे लिखेंगे, 8 के लिए 1, 8 वाली बिट 0, क्योंकि आपको पता है हेक्सा के अंदर 4 बिट पे काम होता है ना, ये तो पता होगी ये बात आपको, हेक्सा के अंदर 4 बिट पे काम होता है। तो मैंने B8 ही लिखा है, ये बी लिख दिया, ये 8 लिख दिया, बी और 8 ही है ना ये, तो ये कन्वर्ट हो गया ना, ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये देखो आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। नीचे आके तो डिजिटल लॉजिक है, डिजिटल लॉजिक के अंदर वो एक्चुअली ये कोड बन जाएगा, और ये कोड जो है मशीन चला रही होगी। माइक्रो प्रोसेसर पहले अपने कोड में कर लेता है, फिर वो कोड जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें। सर रन टाइम लेवल 1 पे होता है? रन यहाँ पर होता है, बिल्कुल यहाँ पर रन लेवल 1 जो है वो एक्चुअली समझो एक तरह से वो जो बाइनरी बिट्स पे काम हो रहा होता है वो यहाँ पर हो रहा होता है, लेकिन इससे पीछे सारी कन्वर्जन इन्वॉल्व है, सारी कन्वर्जन इन्वॉल्व है। और आप मतलब इस लेवल पे काम कर रहे हो, तो जो कि एक तरह से आप कंपाइलर का काम बाईपास कर रहे हो पूरा, कंपाइलर का काम बाईपास करके आप असेंबलर पे डायरेक्टली काम कर रहे हो, तो आपका कोड करीब हो गया है, ठीक है। तो एक लेवल आप आगे बढ़ चुके हो, आप असेंबली पे काम कर रहे हो डायरेक्ट, और इसको आप असेंबल से रन करा के डायरेक्ट कोड प्रोड्यूस कर दोगे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये काम जो आपने किया था ना लैब में, ये वाला, ये क्या हो रहा है बैकग्राउंड में और ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। चलिए आगे चले। तो ऐसा वही है जो मैंने बताया, इसमें कोड प्रोड्यूस होता है, और फिर असेंबली लैंग्वेज जो है वो जाहिर है, ये असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम वो लेवल 3 पर है, और हाई लेवल लैंग्वेज का लेवल 4 पर है। ये बता रहा है लेवल 4 पे हाई लेवल लैंग्वेज। ये इसी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है जो ये मैंने बनाई थी, इसी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन स्लाइड में लिखी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, आप देखोगे लिस्टिंग फाइल एक होती है, जब आप उसको फाइल को असेंबल करते हो ना, जब आप विजुअल स्टूडियो में, एक .lst फाइल भी बनती है, लिस्टिंग फाइल, इसके अंदर सारी चीजें आप देख लोगे, कोड वगैरह सारे आपको यहाँ मिलेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू लेते हैं बाइनरी नंबर्स के हवाले से। तो बाइनरी नंबर्स जो है, बाइनरी नंबर्स में आपको पता है डिजिट्स पे काम कर रहा होता है, 1 और 0 पे, ठीक है। बाइनरी में 1 और 0 के डिजिट्स होते हैं, 1 का मतलब हम ट्रू ले रहे होते हैं, 0 का फॉल्स ले रहे होते हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये आपने पढ़ा होगा, डीएलडी में भी पढ़ा है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। देखिए हम ये देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम बार बार कहेंगे, हमें जो है ना, बाद लोग कहते हैं पहली बिट ये, पहली बिट ये, पहली बिट नहीं देखना आपने, बस ये टर्म यूज कर लो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अगर मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट की बात कर रहा हूँ तो ये इसका मतलब है यहाँ से प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ से पढ़ा जा रहा है, और इंटेल का प्रोसेसर यहीं से पढ़ता है। इंटेल का प्रोसेसर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से पढ़ता है, यहाँ से पढ़ना शुरू करता है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाता है। तो पहली बिट आपकी ये होती है हमेशा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। फिर आगे आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते हो, और आखिरी बिट आपकी होती है ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये वाली बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये हम आगे आगे यूज करेंगे और हम यही टर्म यूज करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, बाइनरी नंबर्स पे आपको फिर आपको ये चीजें भी क्लियर होंगी कि हम जस्ट एक रिव्यू ले रहे हैं ताकि चीजें आप सारी पढ़ चुके हो। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये आपको आता है, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। टू की पावर 0, टू की पावर 1, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। टू की पावर पे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक बाइट, ये पूरा एक बाइट है, बाइट हम किसे कहते हैं, 8 बिट को, 8 बिट को एक बाइट कहते हैं, ये पूरा एक बाइट है। तो टू की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, टू की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2, टू की पावर 2 का मतलब 4। इस तरह से ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ता जाता है। तो जो बिट्स 1 होगी उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पर नीचे दिखाई भी गई है वैल्यू, टू की पावर 0 पे 1, टू की पावर 1 पे 2, 2 पे 4, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ दिखाई गई हैं, 15 बिट तक दिखाया गया है, 15 बिट तक यहाँ दिखाया गया है। अच्छा, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये आपको आता ही है, ठीक है, और आपने सीखा हुआ भी है। जैसे ये पूरी बाइट दी हुई है, अब इसको कुछ अगर आपसे पूछा जाए ये डेसिमल में क्या वैल्यू है, ये 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 1 2 4 8, 8 और 1 वाली बिट आपने 1 हुई हुई तो इनको जमा कर लिया, 8 और 1 वाली बिट को, जवाब आ गया 9। तो 2 की पावर 0 वाली बिट 1 थी, और 2 की पावर जो है वो 3 वाली बिट 1 थी, ठीक है, यानी कि 8 वाली बिट। 2 की पावर 3 का मतलब ये वाली बिट, 2 की पावर 0 मतलब ये वाली बिट, तो ये दोनों बिट 1 थी, तो जवाब 9 आ गया। क्लियर है? ये तो मेरे ख्याल में आता ही है आपको। यस सर। ये सारी चीजें सिर्फ रिव्यू के तौर पे हम कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो ये तो आपको पता है साइंड और अनसाइंड। यहाँ पर अनसाइंड की बात हो रही है। अनसाइंड का मतलब क्या है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो अनसाइंड में क्या होगी, ये आपने डीएलडी में पढ़ा है ना, साइंड और अनसाइंड। 0 होगी। हाँ 0 होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होती है अनसाइंड, ठीक है। ये वाली बिट 0 होगी, ठीक है, यानी कि ये बिट, यूं यूं नहीं कहना चाहिए बल्कि यूं कहना चाहिए, अनसाइंड के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो साइन के लिए नहीं होती, ये साइन के लिए नहीं होती, ठीक है। इट इज नॉट यूज्ड फॉर साइन पर्पस, साइन पर्पस के लिए यूज नहीं होती मोस्ट सिग्निफिकेंट। आगे कुछ भी बिट्स होंगी इसकी, आगे कुछ भी बिट्स हो सकती हैं, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो साइन के लिए यूज नहीं होती, बल्कि वो पूरे नंबर का हिस्सा होती है, वो साइन के लिए यूज नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं अनसाइंड। अनसाइंड की वैल्यू अमूमन हम पॉजिटिव ही लेते हैं, मतलब नेगेटिव में नहीं जाती वो वैल्यू। तो ये मतलब नहीं है कि 0 होगा तो पॉजिटिव, 1 होगा तो नेगेटिव। अब बताओ ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बताओ। मैं ये अनसाइंड वैल्यू लिख रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू अनसाइंड है, ये बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जी बताएं।
आप लोग पढ़ के आए, ये वैल्यू मैंने अनसाइंड की लिखी है बाइनरी की, कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जवाब दें, जवाब देने में कोई मसला नहीं है, गलत भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, सही है, पॉजिटिव सही बताया सबने, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये साइन के लिए यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जब ये आपसे ही कह रहा हूँ ये अनसाइंड है, इट मीन्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज नॉट यूजिंग फॉर साइन पर्पस। ठीक है, तो ये साइन पर्पस के लिए तो ये कुछ भी हो, चाहे 1 हो चाहे 0, ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब ये नंबर जो है वो कोई साइन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ये साइंड है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ ये साइंड है, तो फिर आप क्या कहोगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है। फिर उस सूरत में आप उसको कहोगे नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि अब जो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो किसके लिए यूज हो रही है? साइन के लिए, साइन पर्पस के लिए। ठीक है, तो अभी हम हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेटिंग अनसाइंड डेसिमल टू बाइनरी। अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका तरीकेकार क्या है? अनसाइंड डेसिमल को बाइनरी में, यानी कि जो आपने उसमें आप जाए डिवाइड बाय 2 कर लो। ठीक है, 37 है, 37 को डिवाइड बाय 2 किया तो 2 1 2, 2 4 8, और जो है 2 8 16, सो 2 1 2, 2 8 16, तो 17 बचेगा, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा 18 जो क्वोशिएंट है उसको दोबारा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18। ठीक है ना, तो फिर 9 होगा, रिमाइंडर इसमें 0 बचेगा, फिर 9 को 2 से डिवाइड कर लो। ऐसे ऐसे हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। इस तरह से भी करते हैं लोग, इस तरह से भी करते हैं, आपने इस तरह से किया होगा। 37 को 2 से, है ना, एक ही बात है, इस तरह से डिवाइड किया होगा एलसीएम लेके, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरीके से भी। तो बहरहाल ये आपने डिवीजन कर ली, उसके बाद आपने आपके पास आंसर क्या आया? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, इसको आप उल्टा पढ़ते ही हो, जबकि जब सारा डिवाइड हो जाता है आखिर में 1 रह गया, 1 को ज़ाहिर है जब डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये क्वेश्चन 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर आप उल्टा चलते हो, यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये सॉरी, यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, ये तो नहीं, ये तो नहीं करोगे, ये यहाँ से शुरू करोगे, तो 1 0 0 1 0 1, ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1। ठीक है, लेकिन ये आप देखो ये कितनी बिट्स हो गई? 1 0 0 1 0 कितनी बिट्स हो गई? 6 बिट्स हैं ये, है ना, 6 बिट्स हैं। 37 ऐसे ही लिखेंगे 6 बिट्स में बाइनरी में, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर ना आपने करना क्या होगा कि हर जो भी जवाब देना होगा ना वो आपको बाइट में देना होगा, बाइट में। बाइट का मतलब क्या है? 8 बिट में, क्योंकि कंप्यूटर 8 बिट पे काम कर रहा होता है कम से कम, मतलब बाइट के अंदर। तो सारा काम आप असेंबली लैंग्वेज में देखोगे बाइट वाइज हो रहा है, बाइट वाइज सारा काम बाइट वाइज हो रहा है। तो जब कन्वर्जन के लिए भी आप बैकग्राउंड में होगा क्या, 37 वैल्यू, यहाँ 37 बन गया, लेकिन लीडिंग 2 0 लगा देगा। 2 0 लीडिंग क्यों लगा दी? ताकि 8 बाइट के अंदर, 8 बिट के अंदर आंसर आ जाए, 1 बाइट में आंसर आ जाए। ठीक है, तो आपको जो भी एग्जाम में भी सवाल आए तो आपने जवाब बाइट में देना होगा। ठीक है, तो आप लोग लीडिंग 0 लगा देना ताकि बाइट पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आखिर में लिखा हुआ है, बिकॉज x86 कंप्यूटर, x86 का मतलब अभी बताऊंगा आपको क्या है, इंटेल के प्रोसेसर को कहते हैं। x86 प्रोसेसर स्टोरेज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी नंबर्स हुज लेंथ्स आर मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो सारे जो बाइनरी नंबर्स हैं वो 8 के मल्टीपल्स में स्टोर हो रहे होते हैं, यानी कि बाइट वाइज। तो इसलिए वी फिल द रिमेनिंग 2 डिजिट्स पोजीशन ऑन द लेफ्ट विद जीरोस, तो आपने 2 0 लगा दिए जैसे यहाँ लगाए थे, ताकि वो एक बाइट बन जाए। ये बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, आगे चलें। और इसमें 64 बिट के पीसी में हम 32 बिट यूज कर रहे हैं, मतलब हमने सॉफ्टवेयर में भी जब ट्रैक कर रहे थे उसे मेसम के लिए तो 32 बिट यूज की थी।
32 बिट यूज किया है, नहीं हम 64 पे भी यूज कर सकते हैं, हम 64 तक तो करेंगे। 32 जो है वो 1632, अच्छा हाँ सही है। EX रजिस्टर असल में ये 64 बिट जो है ना वो अब तो कॉमन हो गया, इतना कॉमन तो होता जा रहा है, लेकिन असल में जब ये 32 बिट्स का था ना, 32 बिट्स के अंदर सारी मशीनें जो है लैब के अंदर सब जगह जगह 32 बिट थी, तो 32 बिट का कोड हम चला रहे थे, 32 बिट का रजिस्टर यूज कर रहे थे। तो ये एक रजिस्टर है ना, ये 32 बिट का है, आगे जाके क्लियर हो जाएगा आपको। 64 बिट पे भी काम कर सकते हो, लेकिन 64 बिट पे काम करने के लिए फिर रजिस्टर जो है 64 बिट वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी इसी के अंदर है, तो आप 64 बिट वाला रजिस्टर यूज करके वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर दोगे, 64 बिट पे चली जाएंगी वैल्यू। तो अभी जो आप जितनी भी कोडिंग करोगे 32 बिट पे तो काम करोगे ही, और लेकिन आप चाहो तो 64 पे भी कर सकते हो, दोनों के कंपैटिबल है। अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट को सपोर्ट कर रहा है तो, अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट प्रोसेसर है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, जाहिर है प्रोसेसर 32 बिट का होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी 32 बिट की आप इंस्टॉल करोगे, तो फिर उस सूरत में आप ये वाला काम नहीं कर सकते। तो इसलिए लैब के अंदर और सब जगह पे प्रैक्टिकली आपको 32 बिट करवाया जाता है, ताकि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट किसी किस्म का ना है। तो बाज लोगों के पास घर में इधर उधर सब जगह 32 बिट की मशीनें हैं, तो फिर 64 बिट वाला कोड चलेगा नहीं, उस पर एरर प्रोड्यूस होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो मेरा 64 है लेकिन 32 उसमें ना वो कंपाइल नहीं, इंक्लूड नहीं कर रही लाइब्रेरी। नहीं 64 पे 32 चल जाएगा, 64 पे 32 बिट का सारा कोड चल जाएगा। ये इशू कुछ और होगा आपका, कंपाइल मतलब असेंबलिंग का इशू नहीं है, असेंबल आपका पूरा कोड हो जाएगा, क्योंकि 64 बिट के अंदर 32 बिट की अकोमोडेशन होती है। हाँ 32 में 64 नहीं चला सकते, ठीक है, क्लियर हो गए? ऐसा तो आपका जो इशू आ रहा है वो कुछ और है, वो ये एरर इस वजह से नहीं है कि वो आप 64 का है और आपका 32 नहीं चल रहा, ये इस वजह से एरर नहीं है, कुछ और एरर है। ठीक है, अच्छा जी, बाइनरी एडिशन को देख लेते हैं। आपको ये बाइनरी में एडिशन भी करना आती होगी, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 ये तीनों बाइनरी के नंबर हैं। अगर हम ऐसे ही लें, डेसिमल के लिए भी लें, डेसिमल की 1 + 1 + 1 का मतलब क्या है? 3, ठीक है। लेकिन अगर बाइनरी में अगर हम इसको करेंगे तो 3 को हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, ठीक है, 2 बिट में ऐसे 3 लिखा जाएगा। और 3 - 1 अगर हम डेसिमल की बात करें तो क्या होता है? 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? ये 3 है, ये माइनस है, ये 1 है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है 3 - 1, ठीक है। और जवाब क्या है? 2, ये 2 लिखा हुआ है बाइनरी में, जाहिर है ये 1 है, ये 2 है, 2 वाली बिट ऑन हुई हुई है। तो ये दिखाया गया है सिंपल सा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन का रिजल्ट है 1 + 1 + 1 3 हो गया, और ये नीचे जो है सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है 3 - 1 2 हो गया। क्वेश्चन तो नहीं कोई? नो सर। अच्छा, ये बाइनरी एडिशन की हम देख लेते हैं। तो ये 4 लिखा हुआ है बाइनरी में। अब देखो ये 4 को मैं चाहता था यहाँ तक रोक सकता था, ठीक है, ये बिट है ना 1 2 4, लेकिन आगे चलाया 8 16, कहाँ तक चलाया? 32 64, हमने चलाया 128 तक। 128 तक क्यों चलाया? 1 बाइट चाहिए, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें हर जवाब बाइट में देना होता है। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में? ऐसे लिखेंगे। अभी सारे जीरो हमने खुद ही लगा दिए, 0 0 0 0 0 1 0 0, ये 4 लिखा हुआ है, और ये 7 लिखा हुआ है, ये 1 1 1, ये 7 हो गया, बाकी लीडिंग जीरो हमने लगा दिए। अब इन दोनों में एडिशन कर रहे हैं, एडिशन करें तो जाहिर है 1 0 + 1 1 0 + 1 1 1 1 क्या हो जाएगा? 2 0 नीचे, कैरी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर इसका कैरी का नीचे 1 आ जाएगा, बाकी लीडिंग जीरोस आपने खुद ही लगा दिए, 0 0 ऐड करके 0 ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। 4 + 7 = 11। लेकिन जवाब आपको बाइट वाइज ही देना है, ठीक है, सब काम बाइट वाइज होगा। और एडिशन जाहिर है हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
स्टोरेज साइज हम देखते हैं, स्टोरेज साइजेस की हम बात करते हैं। आपको यहाँ पर चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपने पहली बार सुनी हो। ये तो आपको पता है, बाइट। बाइट होता है 8 बिट का, ठीक है। अब आप इसमें असेंबली में देखोगे, हम डेटा टाइप भी आप इसमें देखोगे ना, वो बाइट की शक्ल में डेटा टाइप होती है। एक बाइट जो 8 बिट का होता है उसको हम एक बाइट कहते हैं। जो 16 बिट का होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड। 16 बिट को हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो अब डेटा टाइप इसमें आप ऐसी बनाओगे जिसकी अगर डेटा टाइप आपने वर्ड रख दी तो वो 2 बाइट के अंदर डेटा को सेव करेगा, 1 बाइट में नहीं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर आपको ये चीजें क्लियर रहेंगे तो आप कोडिंग में अंदर भी गलती नहीं करोगे। तो डेटा टाइप जो है, समझो डेटा जितने भी इसके अंदर डेटा, इसके अंदर देखो सी शार्प में डेटा टाइप क्या होती है, इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप होती है सी शार्प में, सी प्लस प्लस में इंटीजर, डबल, फ्लोट, इस तरह से डेटा टाइप आपने पढ़ी होंगी। लेकिन जो है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो या तो बाइट है या वर्ड है, ठीक है। यानी कि बाइट वाइज डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो। तो वर्ड का मतलब क्या है, 2 बाइट। डबल वर्ड का मतलब क्या है, कितनी बाइट हो गई, 4 बाइट। 32 बिट, 32 बिट इसका मतलब 4 बाइट्स। 1 बाइट, 2 बाइट और 32 बिट्स का मतलब कितना हो गया, 4 बाइट। और क्वाड वर्ड का मतलब क्या हो गया, 64 बिट्स, 4 बाइट। सॉरी 8, 1 2 4 8, 8 बाइट्स। 64 का मतलब हो गया 8 बाइट्स, ठीक है। तो आप क्वाड वर्ड, अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट है और विंडोज भी आपने 64 बिट की इंस्टॉल की हुई है, तो आप 64 बिट पे कोडिंग कर सकते हो असेंबली के अंदर। लेकिन अगर आपके पास 64 बिट ही हो तो आप 32, यानी 64 बिट पे रहते हुए आप 32 बिट की भी कोडिंग कर सकते हो, 16 बिट की भी कर सकते हो, 8 बिट की भी कर सकते हो। ये सारी कोडिंग पॉसिबल है अगर आपके पास 64 बिट का प्रोसेसर और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मौजूद है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि पिछले सारा जितना भी है वो सारी कंपैटिबिलिटी मौजूद है कि अगर आपके पास हायर कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो प्लेटफॉर्म है। तो ये रेंजेस लिखी है नीचे, टेबल 4 से 4 में रेंजेस लिखी है, अनसाइंड इंटीजर्स की रेंजेस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अनसाइंड बाइट जो है वो 0 से 255 तक होता है। अनसाइंड वर्ड यानी कि 0 से 255 के दरमियान जो भी वर्ड वैल्यू होगी वो किस में लाई करेगी, अनसाइंड बाइट के अंदर, ठीक है। तो ये 255 कैसे बना पता है, 255 तक क्यों है? अनसाइंड बाइट की रेंज आप 255 तक दे सकते हो, उससे आगे क्यों नहीं दे सकते? रीजन पता है, यहाँ तक क्यों दे सकते हो? देखो जब हम बात कर रहे हैं अनसाइंड बाइट की, तो बाइट का मतलब कितनी बिट्स हो गई, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट को 8 बिट सारी की सारी अगर 0 कर दो, ये 8 की 8 बिट्स मैंने 0 कर दी, तो ये डेसिमल का क्या वैल्यू हो गई, डेसिमल की वैल्यू क्या हो गई है, 0। और 8 बिट में सारी की सारी अगर 1 कर दूं, तो डेसिमल कौन सी वैल्यू होगी, बता सकते हैं? जमा कर लो, 1 2 4 8 16 32 64 128, क्या जवाब आएगा? 255। हाँ, मोहम्मद फैसल ने सही बताया। इन सबको जमा कर लो, जवाब आएगा 255। सारी सारी बिट 1 होंगी, जमा कर लो, जवाब क्या आएगा, 255। तो इसलिए इसकी रेंज अनसाइंड बाइट की 0 से 255 के दरमियान है। इससे बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि वो बाइट में आएगी नहीं ना, इससे बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती ना 8 बिट के अंदर। तो उसकी रेंज यहीं तक बनेगी। अच्छा, अनसाइंड वर्ड, वर्ड का मतलब कितना हो गया, 2 बाइट, यानी कि 16 बिट। वर्ड का मतलब 16 बिट। तो 16 बिट के अंदर स्टार्ट 16 की 16 बिट 0 कर दोगे तो ये वैल्यू, 16 की 16 बिट 1 कर दोगे तो ये बन जाएगा 65,535। इसकी रेंज निकल आई। इसलिए इसी तरह से अनसाइंड डबल वर्ड,
यानी कि जो 4 बाइट है, 4 बाइट को 4 बाइट की वैल्यू 0 कर दो, यानी कि 32 बिट्स हैं वो सब 0 कर दो, तो 0 होगा। और 32 बिट्स अगर आप 1 कर दोगे तो ये वाली वैल्यू